नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से क्या कि 98% क्वेश्चन क्या कि रिपीट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा आज का? दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण किस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यानी कि ये सूर्य है और ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण किस दिन पड़ेगी ये पूछा गया है। यानी कि दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को या 21 जून को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 22 दिसंबर को। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने की अवस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत, उत्तरी अयनांत, विषुव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य क्या है कि वह दक्षिणी ध्रुव की ओर झुक जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? दक्षिणी अयनांत। यानी कि दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुकने के कारण, यानी कि मतलब सूर्य है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर झुक जाता है, तो किस दिन क्या है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो वो क्वेश्चन भी क्या होगा? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकने की अवस्था को क्या कहते हैं हम? सूर्य की, तो उससे कहते हैं हम दक्षिणी अयनांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर, यहाँ पे क्या पूछा गया कि विषुवत वृत्त है और वो क्या थी? मकर रेखा थी। तो विषुवत वृत्त पे पूछे तो आपको कब पड़ती है? 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है। दिन रात बनना, अक्षांश व देशांतर का निर्धारण, अयन वृत्तों का निर्धारण, दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा अक्षांश व देशांतरों का निर्धारण। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? यानी कि उपसौर और अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण, सौर कलंकों के कारण। तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह स्थिर रहता है, वह घटता है, वह बढ़ता है, वह सतत घटता वह बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ पे चढ़ाई करते हो या ऊंची चीज़ों पे आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है। फिर नेक्स्ट है कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रस, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकाग्वा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? माउंट एवरेस्ट। ये क्या कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण की कठिनाइयों से संबंधित है। हिमस्खलन, ऊंचाई, चट्टानों का गिरना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। यानी कि हिमस्खलन, चट्टानों का गिरना और ऊंचाई तीनों ही क्या है? पर्वतारोहण की कठिनाइयाँ हैं। बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापन किस उपकरण से किया जाता है? हिमस्खलन, विंकन, प्रोब, बेलचा, क्रेपन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर यानी कि प्रोब। फिर नेक्स्ट है कि पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहाड़ों से गिर जाना, पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका, खराब उपकरण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। यानी कि पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण क्या हो जाता है? यानी कि कई बार जब मान पर्वतारोही पहाड़ पे ऊंची चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या कि पहाड़ गिर जाते हैं, या फिर जहाँ पे भी कि वो शिविर अपना टेंट लगा के रहते हैं वहाँ पे क्या कि हिमस्खलन होने की आशंका हो जाती है, या फिर उनके क्या कि खराब उपकरण हो जाने के कारण, मौसम के कारण भी क्या कि उनको कठिनाइयाँ हो जाती है। तो ये क्या कि पर्वतारोहियों की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है और साध्य क्या होता है? अपना लक्ष्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंताक्षरी, अनुलेख, अध्यालेख,
कविता पाठ है। तो निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया अनुलेख नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल नहीं करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर रहेगा। यानी कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना, प्रोत्साहित करना। यही क्या है कि भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन कथा है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन कथा है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन क्या है कि आरटेट लेवल 2 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हस्तलिपि सुधारना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण हम किस कौशल में करते हैं सबसे ज़्यादा, व्याकरण शिक्षा में, समाचार वाचन में, मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में। तो किस में करते हैं हम, मौन वाचन में। और मौन वाचन के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है, गहन अध्ययन और द्रुत वाचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कि आरटेट लेवल 1 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है। छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकलाप, सर्वदर्शी सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो यहाँ पे क्या कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी जाए। तो 1 नंबर ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी गई है, यहाँ पे पूछा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया। एरिक एरिक्सन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा, जॉन डीवी द्वारा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था, जॉन डीवी ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव अवस्था से, यानी कि गर्भावस्था से ही क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा क्या करते हैं, अधिकतर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ना वो टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको रीट लेवल 1 में देखने को मिलेंगे। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था कहाँ से होती है, 12 वर्ष तक, यानी कि 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, हमारी बाल्यावस्था होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, आकार में भी वृद्धि, सोच में भी वृद्धि, समझ में भी वृद्धि और कौशलों में भी वृद्धि हो तो वो क्या होगा, हमारा विकास होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। जितने भी मोस्ट और टॉप क्वेश्चंस है हर रोज 16 दिन बाकी हैं और आपको पर डे 1 क्लास हर रोज आपको मॉक टेस्ट की मिलेगी। तो जितना हो सके उतना क्या आप क्लास को शेयर कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।